आज हम बात कर लेते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। वर्क डन पे जिस तरह से हमने बात की है, वर्क जो है वो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल है, और उसके जो डिफरेंट केसेस थे कि हमारे पास वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब होता है, और वो भी हमने डिस्कस किए थे। मतलब कि उसके सेंटर से हमारे पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमें फील होती है, वो हमें क्या वो कहलाती है, ग्रेविटी कहलाती है। ठीक, यानी कि उस रीजन में जो अर्थ के अराउंड हमारा एक रीजन है जहां हम उस ग्रेविटी को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जिसके तहत जो है सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ गिरते हैं, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन होती है गिरने की वो क्या होती है, सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। ठीक, तो ये जो हमारे पास एक फील्ड जहां हम उसका इफेक्ट महसूस करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है। यानी कि अगर हम स्पेस में देखें तो हमारे पास ग्रेविटी का जो है वो अफेक्ट नहीं होता, तो फिर वो रीजन जिसके अंदर हम ग्रेविटी का अफेक्ट महसूस करेंगे वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। जिसका जो मैंने इस पॉइंट पे रखा, अगर जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि जिस तरह से हमारे पास ये मेरे पास एक पाथ शो किया गया है, जिसमें मैंने क्या किया है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका जो मैंने इस पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट मैं कह देती हूँ ये मेरे पास पॉइंट ए है स्टूडेंट्स, और पॉइंट बी तक मैंने इसको लिफ्ट अप करवा के ऊपर तक लेके जाना। ठीक है, यानी कि मैं सर्टन हाइट, यानी कि ए से बी तक की जो हाइट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, एच हाइट है। ठीक, और एच हाइट तक मैं उसको लेके जाना चाहती हूँ। अब इसको जो लिफ्ट अप करके ये बी पॉइंट तक लेके जाना है, उसके लिए मेरे पास काफी सारे पाथ हो सकते हैं। एक तो पाथ ये है जिसे मैंने ब्लू लाइन से शो किया है। अगर मैं इसको कहती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक पाथ हो गया। अब एक और बात जो मैं फॉलो कर सकती हूँ वो ये पाथ हो सकता है कि मैं ए से जो है यहाँ फॉर एग्जांपल मैं सी तक जाती हूँ और सी से फिर मैं बी तक जाती हूँ। ठीक है, यानी कि एक ये पाथ भी मैं फॉलो कर सकती हूँ, यानी कि ए से सी जाऊँ और फिर बी पे चली जाऊँ। फिर इसके अलावा मैं एक और पाथ फॉलो कर सकती हूँ कि मैं यहाँ से ए से इस पॉइंट तक जाऊँ जिसे मैं पॉइंट डी कह देती हूँ, और उसके बाद मैं दोबारा जो है वो बी पे आ जाऊँ। यानी कि एक ये पाथ हो सकता है, एक ये पाथ हो सकता है और एक ये पाथ, यानी कि मेरे पास तीन पाथ आगे जिसके जरिए मैं इस बॉडी को उठा के जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा सकती हूँ। अब मैं यहाँ से मैं इसको कहती हूँ कि ये मेरे पास पाथ जो है ये मेरे पास क्या है, पाथ 1 है। और इसी तरह स्टूडेंट्स इसको मैंने पाथ, इस वाले को मैंने पाथ 2 का नाम दे दिया। ठीक है, पाथ 2 है, और ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, पाथ 3। ठीक है, यानी कि इस तरह से मैंने तीन पाथ जो हैं वो डिफाइन कर लिए हैं जिसके जरिए मैं ए से जो मैंने लिफ्ट अप करवा के बी पॉइंट तक लेके जाना है, वही बेसिकली हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। यानी कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इन मतलब कि किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स के लिए क्या डिफरेंट होगी या सेम रहेगी, ये एक क्वेश्चन है जो कि हमारे माइंड में आता है कि क्या ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, क्या जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो पाथ डिपेंडेंट होगी कि नहीं होगी। यानी कि ये एक क्वेश्चन जो राइज करता है, क्योंकि मैंने देखा है कि हम क्या करते हैं कि ए से जो हमारे पास एक पाथ नंबर 1 जो हमने लिया है स्टूडेंट्स, पाथ नंबर 1 वर्क डन है हमारे पास स्टूडेंट्स वो क्या है, ए से बी तक, ए से सी तक जो है वो हम वर्क डन की वैल्यू निकालते हैं ए से सी तक, यानी कि W, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, W फ्रॉम ए सी। अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ हमारे पास जो वेट है यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ठीक है, और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए से सी तक इस डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और हमारे पास वेट का जो वेट और डिस्प्लेसमेंट का जो हमारे पास एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स वो कितना बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, जिससे मुझे पता चलता है कि वर्क डन जो है वो एफ डी इंटू कॉज ऑफ थीटा की जगह अगर मैं 90 पुट करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, कॉज ऑफ 90 जो है वो वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए सी पॉइंट से बी पॉइंट तक हो रही है। तो यानी कि इन दोनों के दरमियान अगर आप एंगल देखें तो कितना बनता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री का एंगल बनता है। 180 डिग्री का एंगल बना है, जिससे मुझे पता चलता है कि वर्क डन यानी कि एफ डी कॉज ऑफ थीटा की जगह, अगर थीटा की जगह मैं 180 डिग्री पुट करूं तो कॉज ऑफ 180 डिग्री -1 होता है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि एफ इंटू डी जो है वो मेरे पास क्या आ गया, यानी कि एफ की जगह अगर मैं देखूं वेट है, क्योंकि वेट हमारे पास हम जानते हैं कि mg के बराबर होता है, और वेट और फोर्स जो है वो एक ही चीज है, यानी कि वेट और फोर्स एक ही चीज है। तो w की जगह या फिर f की जगह मैंने mg पुट कर दिया, और d जो है वो हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट है, जो कि डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें स्टूडेंट c से b तक की जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो h हाइट के बराबर है। वर्क डन की वैल्यू आई है फॉर पाथ 1 के लिए, वो मैंने 1 लिख दिया है उसको, वो मेरे पास क्या आई है, mgh
प्लस 0, यानी कि इन दोनों को मैंने एडअप किया है तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -mgh। ठीक है, अब अगर हम देखें ये है हमारे पास, ये इसको मैं लिख लेती हूँ ADB। ठीक है, डिग्री का बना है, जिसकी वजह से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो mgh आ जाएगी। और जो दूसरा वर्क डन है यानी कि फ्रॉम पाथ D टू B, अगर हम देखें स्टूडेंट्स D से B तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, तो अगेन एंगल जो है वो 90 का बना है, जिसकी वजह से वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो वो उसकी डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या आई है, -mgh। ठीक, अब ये हमारे पास सेकंड पाथ के लिए भी निकला है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाती है बात थर्ड पाथ की। अब थर्ड पाथ की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो वो उसकी डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। ठीक है, यानी कि वहां जो है हम उस तरह से फोर्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते जिस तरह से हमने फिर ईच पाथ के लिए जो फोर्स की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जो जिस तरह से हमने वेरिएबल फोर्स के लेक्चर में भी देखा था। ठीक, यानी कि इसमें हर पॉइंट में मैंने इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया इस पाथ को। ठीक, अब अगर मैं देखूं कि मेरे पास जो इसके हॉरिजॉन्टल पाथ्स थे और एक इसके वर्टिकल पाथ है, यानी कि अगर आप यहाँ से मैं इसको बहुत लार्ज करके अगर आपको दिखाऊं तो ये इसका एक हॉरिजॉन्टल पाथ है और ये इसका एक वर्टिकल पाथ है। अब हॉरिजॉन्टल पाथ को अगर मैं डिनोट कर दूं स्टूडेंट्स, यानी कि मैं इसको डेल्टा x से डिनोट करती हूँ, डेल्टा x1 डेल्टा x2 इस तरह सो ऑन सारे पाथ्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये मेरे पास क्या होगा, डेल्टा y। ठीक है, डेल्टा x और डेल्टा y जो है वो मैंने इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशंस की वजह से शो किया है। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल पोजीशंस को देखें स्टूडेंट्स, यानी कि डेल्टा x जिस तरह से आपको नजर आ रहा है, तो डेल्टा x और फिर वर्टिकल जो है हमारे पास डेल्टा y है। ठीक, इसमें मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है। अब जो है इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास डेल्टा x में जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं क्या वो उसमें क्या डिस्प्लेसमेंट होगी और y में क्या डिस्प्लेसमेंट होगी। जिस तरह से अगर मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास जो डेल्टा x है वो हॉरिजॉन्टल पाथ को शो कर रहा है और उसमें जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की वो इस डायरेक्शन में है और हमारे पास वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एड कर रहा है, यानी कि अगेन एंगल किसका बन रहा है, 90 डिग्री का, यानी कि डेल्टा x की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, और वेट हमारे पास किस डायरेक्शन में कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एंगल क्या बन गया, 90। तो वर्क डन अलोंग द हॉरिजॉन्टल पाथ जो है अब 0 हो जाएगा और वर्टिकल पाथ के लिए वो एग्जिस्ट करेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट पाथ थर्ड का केस है। अगर हम देखें ए से बी तक, क्योंकि हमने ये कंसिडर किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वेट के बराबर है, यानी कि mg के बराबर है, यानी कि वेट तो उसका हर पॉइंट पे सेम रहेगा, लेकिन अगर हम देखें यहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हर पॉइंट पे जो है वो चेंज हो रही है। यानी कि अगर यहाँ से बॉडी मूव करिए, पहले उसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में थी, फिर इस डायरेक्शन, फिर इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, यानी कि हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। इस पे भी यानी कि स्मॉल पार्ट्स में जब हम उसे डिवाइड कर देंगे तो उसकी डायरेक्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। माइक्रोस्कोपिक व्यूज का दिखाना चाह रही हूँ, ये जरा मैंने थोड़ा बड़ा बनाया लेकिन बेसिकली ये बहुत छोटा होगा। ये उसका जो हॉरिजॉन्टल उसका मतलब कि डिस्टेंस होगा, यानी कि इससे मैं डेल्टा एक्स से डिनोट कर देती हूँ। डेल्टा एक्स जो है वो स्मॉल चेंज को शो कर रहा है और ये जो है हमारे पास क्या है, डेल्टा वाई, यानी कि डेल्टा वाई स्मॉल चेंज इन द वाई डायरेक्शन है। और देखिए कि एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में बन रहा है, वो अगेन 90 का बन रहा है। जब 90 हो तो हमारे पास वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास सिर्फ जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ये जो हमने सारी इसकी स्प्लिटिंग्स की हैं उसमें से वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो हैं वो वर्क डन में कोई इम्पॉर्टेंट रोल। इसके बराबर होगा फोर्स जो कि हमारे पास m ऑन अप टू डेल्टा वाई एन के बराबर है फोर्स हमारे पास इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो वो किस तरह से आ रही है, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 100 भी हो सकता है, आपके पास 200 भी हो सकता है, वट एवर, मतलब कि वो उसकी वैल्यू जो है वो वेरिएबल कर सकते हैं, यानी कि वो डिपेंड करता है कि आपने उसको कितने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया। और इनटू अगर मैं कॉज ऑफ थीटा लिखती हूँ तो कॉज ऑफ थीटा, अब अगर एंगल देखा जाए स्टूडेंट्स तो वाई की जो वाई इसके कंपोनेंट्स हैं उनकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, सबकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो हमारे पास वेट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है। तो एंगल क्या बना, 180 डिग्री। ठीक है, 180 का एंगल बना, जिसकी वजह से कॉज ऑफ 180 डिग्री स्टूडेंट्स हमारे पास -1 होता है। ये वो स्मॉल पार्ट्स हैं, यानी कि ये डेल्टा y1 होगा, ये डेल्टा y2 होगा। इसी तरह वर्क डन के लिए लिख सकती हूँ कि -mg/h है हमारे पास, यानी कि 1 के लिए, यानी कि W1 की वैल्यू जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आई थी, -mgh। पाथ 2 के लिए भी हमारे पास -mgh आई थी और पाथ 3 के लिए भी अगेन हमारे पास -mgh आई, यानी कि वर्क जो है वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा
पाथ फॉलो करती हूँ तब भी मेरे पास वर्क डन की वैल्यू सेम रहेगी। जिससे मुझे ये पता चलता है कि हमारे पास जो वर्क डन इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी कि अर्थ के अराउंड जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है स्टूडेंट्स, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है। ठीक है, यानी कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। हम कोई भी पाथ फॉलो करेंगे उसकी जो वैल्यू होगी, यानी कि वर्क डन, हम उसके अगेंस्ट जो भी वर्क डन करेंगे वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगी। ये हमारे पास कौन सी कहलाती हैं स्टूडेंट्स? ये हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड्स कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती हैं। और जो हमारे पास फोर्सेस या फिर फील्ड्स जो कि पाथ को फॉलो करती हैं, यानी कि जिनकी वजह से पाथ डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? इसका ऑपोजिट यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स कहलाएंगी। और ये जो फील्ड्स हैं ये हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज स्टडी किया है हमारे पास कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है, और फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं, और फिर उससे हमने आखिर में ये कंक्लूजन निकाला है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है। इस वजह से हमने उसको नाम दिया है कि ये हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड